हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सईद, प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। आज हमने इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करनी है और इसके लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है अरफा फ़िरोज़ ज़की को, जो हमारे रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर हैं। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही जियो में आए हैं। अपनी एजुकेशन उन्होंने यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और ये जियो में आ गए। जियो में ना सिर्फ इन्हें जॉब मिल गई बल्कि इनको जीवन साथी भी मिल गया। तो अरफा फ़िरोज़ ज़की से हम गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से कर रहे हैं कि जो ये केस है इमरान खान का तोशाखाना केस, ये केस ओरिजिनली तो 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रेफरेंस भेजा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था और मुकामी अदालत को भेजा था रेफरेंस। उस रेफरेंस की समाअत जनवरी में शुरू हुई, यानी कि रवां साल 2023 की जनवरी में। जनवरी से लेकर अभी तक कमोबेश तमाम जो समातें हैं उसमें अरफा फ़िरोज़ ज़की वो मौजूद रहे हैं और अरफा फ़िरोज़ ज़की नशेबो फराज जो है इस केस में क्या आते रहे वो भी बताएंगे और ये बताएंगे ये केस ओरिजिनली क्या है। तो मकसद ये है कि आपको हम बता सकें कि ओरिजिनली इस केस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई एतराज़ात हैं या किसी और शख्स के कोई एतराज़ात हैं तो वो क्या है और क्या वो एतराज़ात वैलिड भी हैं या नहीं। तो अरफा बहुत शुक्रिया आपका। अरफा मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के कि आप यंग हैं और आप जियो में आए अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके और माशाल्लाह यू गॉट जॉब एंड यू गॉट मैरिड टू। तो मुझे ये बताएं कि ये अगर देखा जाए कि आपकी ज़िंदगी का, यानी कि अभी जो जर्नलिस्टिक कैरियर है आपका, ये उसका सबसे बड़ा अब तक का केस है। ज़ाहिर है अभी नया आप इससे भी बड़े केसेस देखेंगे। जनवरी 2023 में इस केस का आगाज़ होता है और जहाँ से अब आप आते हैं तो ये कैसे केस आगाज़ हुआ मुझे बताएं, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें इमरान खान के इस केस के ऊपर है। हम इसके ऊपर पहले से प्रेडिक्ट कर चुके हुए हैं अरफा, आपको मैं बता रहा हूँ कि हम गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से 6 माह से कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर कोई एक ख़तरा है तो वो इसी पर्टिकुलर केस से ख़तरा है। और इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जब से ये केस शुरू हुआ है हम कंसिस्टेंटली ये कहते आ रहे हैं कि इमरान खान अगर सबसे पहले किसमें डिस्क्वालीफाई होंगे या सज़ा होगी तो वो यही केस है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप जनवरी से इस केस में आए हैं, क्या देखा आपने और कैसे ये सारी कहानी शुरू? एजाज सईद, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। टॉक शॉक में आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना ही बहुत बड़ी एक बात है अपने कैरियर के शुरुआत में ही। आपने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि मैं आपको ये इंसाइट भी दे दूं। ऑब्वियसली हमारी जो लीगल टीम है पीटीआई के, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है और इलेक्शन कमीशन की भी जो लीगल टीम है उसके साथ भी बातचीत होती रहती है। तो पीटीआई की जो लीगल टीम है उसमें हमारे ज़राए हैं, उन्होंने कन्फर्म किया कि खान साहब कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अगर मुझे किसी केस से ख़तरा है तो दैट इज़ तोशाखाना केस। 190 मिलियन पाउंड केस से उन्हें कोई जो है वो खतरा नहीं है। साहब ये कहते आ रहे हैं। ये बिल्कुल ये एक तासुर है और वो इस पर वरिड हैं। और ये बात हमने, ऑब्वियसली हम जर्नलिस्ट हैं, हम लोग रिपोर्टिंग भी करते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं। और जितने अभी तक 41 जो है समातें इस पर हो चुकी हैं तोशाखाना केस की फ्रॉम 9 जनवरी 2023 से अब तक, और 5 बार जो है वो खान साहब अब तक अदालत में पेश हुए हैं। सिर्फ 5 बार? 41 में से सिर्फ 5 दफा। लेकिन मैं कहानी चाहता हूँ आप वहां से शुरू करें कि सबसे पहले इसमें जज थे जफर इकबाल, बिल्कुल, और बाद में हुमायूं दिलावर आए। तो जफर इकबाल साहब जब शुरू में थे तो हमने रिपोर्ट भी किया, बताया भी कि उनको बहुत प्रेशर है जफर इकबाल को। हम इसी प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम में बताते रहे और उसकी वजह ये थी कि ये प्रोग्राम बड़ा, ये जो केस है ये स्लो था, यानी कि आहिस्ता से आगे बढ़ रहा था, सुस्त रवि से आहिस्ता बढ़ रहा था। तो जब कोई जज होता है किसी अहम केस के ऊपर तो उसको जो प्रोसिक्यूशन है, अगर पावरफुल प्रोसिक्यूशन हो तो उसका भी डर होता है और पावरफुल जो डिफेंस हो या मुल्ज़िम हो तो उससे भी डर होता है। तो इस केस में दोनों थे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ है, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है। तो इस तरफ जो कंप्लेंट करने वाले ये भी बड़े वज़नी थे और इमरान खान उसका खुद भी अपना एक पब्लिक फिगर है, उनका एक ऑरा है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस जद में जजेस भी आते हैं, ये दोनों जजेस भी आए, नो डाउट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जफर इकबाल ने जब केस का आगाज़ किया तो क्या हुआ? देखिए एजाज सईद, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सियासी नौयत का इतना बड़ा केस है कि इसका इम्पैक्ट, क्योंकि जजेस भी ऑब्वियसली इंसान तो हैं, वो प्रेशर तो उन्होंने हैंडल करना है। तो जफर इकबाल साहब की अगर जो वो टेन्योर उनका देखें, जब तक उन्होंने जो इस तोशाखाना केस को हैंडल किया
तो जो सस्ता की दरख्वास्तें जो बेशतर हमेशा ही अमूमन आती थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, वो उनके ग्राउंड्स एक होते थे कि चूंकि एफिट कचहरी में जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं, हमें पता है कि यहाँ मर्डर जो है वो रिसेंटली जो हुए थे ओपनली जो है वो हो जाते हैं, सिक्योरिटी 4 गेट्स हैं, कहीं से भी आप एंटर हो जाओ, कोई आपको पता नहीं है आप कहाँ से एंटर हो गए, कहाँ से चले आते हो। बहुत बड़ा वाकया हुआ था। एक जज साहब शहीद हो गए थे बिल्कुल बिल्कुल, दहशतगर्द ने उनके कोर्ट रूम में घुसकर जो है मारा, तो ये ऑन रिकॉर्ड थे। तो उस चीज़ को जाहिर सी बात है जजेस भी जो है वो जो आपका जो मुल्जिम होता है वो ब्लू आइड बॉय होता है, वो लाडला होता है कोर्ट का, ये बड़ी एक मशहूर बात है। तो उसको देखते जो है नोटिस जारी हुए, बुलाते थे, एग्जाम्शंस भी जो है वो हाजिरी की वो जो है वो होती थी, मंजूर होती थी। लेकिन फिर हमने ये भी एक एपिसोड देखा कि नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकले, और उस समात में मैं आपको बता चलूँ कि उसी दिन इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए थे और उसी दिन नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकले थे। और उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जफ़र इकबाल ने दिए थे कि अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अदालत में वो आ सकते हैं तो मेरी अदालत में क्यों नहीं आ सकते। अच्छा, इसमें और ऑब्वियसली ये बात मैं कहना चाहूँगा कि क्यों इमरान खान नहीं आना चाहे थे जफ़र इकबाल की अदालत में, दैट वाज ड्यू टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ना हो इसलिए जफ़र इकबाल की अदालत में वो नहीं आते थे। आप ये कह रहे हैं सादा अल्फाज में, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, ठीक है, वो बचना चाह रहे थे उसके ऊपर। और मुझे याद है एक दफ़ा बाबर अवान साहब हैं, उनके वकील शुरू में वही थे, बिल्कुल। तो बाबर अवान साहब ने अदालत में दरख्वास्त दी कि आप अदालत यहाँ से शिफ्ट करके ले जाए, और जज साहब कोर्ट रूम में हंसने लग पड़े थे, मुझे याद है। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि मैं साथ वाले कोर्ट रूम में जाके बैठ जाऊँ, तो उन्होंने कहा ये मैं कर नहीं सकता। लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि वो कमिश्नर ऑफिस में वो फिर नोटिफिकेशन जारी वगैरह हुआ। लेकिन बात यह है कि फर्द जुर्म आयद करने से जो है वो उससे बचने के लिए इमरान खान नहीं आते थे। लेकिन फिर वो टेन्योर ख़त्म हुआ, और जब हमने देखा कि 1 महीने की एक तवील डेट दी गई जफ़र इकबाल की जानिब से कि जी 1 महीने की मैं डेट देता हूँ, हड़ताल गालिबन उन दिनों जो है वकला की चल रही थी तो उस वजह से दे दी थी। लेकिन अब एक मिनट और रुकिए, 1 मिनट और रुकिए। अब मुझे ये बताइए कि तोशाखाना केस ये है क्या? इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दिया, आम आदमी के समझने के लिए बड़ी बात है। ये क्या है कि इमरान खान साहब ने घड़ियाँ ली, तोहफे लिए, सरकारी जो डिपॉजिटरी है, गवर्नमेंट डिपॉजिटरी या तोशाखाना जिसे कहते हैं, उधर से लिए और वो बेच दिए। और वो जो केसेस हैं, वो जो रकम जो इस्तेमाल हुई खरीदने के लिए और जो रकम बेच कर हासिल की गई, वो उनको अपने जो सालाना एसेट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन में किसी भी एमएनए पे फर्ज होता है वो जमा कराए, वो जमा नहीं करवाए। ये केस है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके देखें केस बिल्कुल सादा सा है समझने के लिए। तोशाखाना के आप जो भी तहाइफ लेते हैं वो आपने जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं। लेकिन जो इमरान खान है उनका स्टांस ये है कि मैंने तहाइफ लिए थे, मैंने जो है वो ख़रीदे थे, 20% पे मैंने जो है उनको रिटेन किया था और मैंने आगे बेच भी दिए थे। उन्होंने इतना क्लेम किया है और इलेक्शन कमीशन में भी ये स्टेटमेंट उन्होंने जमा कराई है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैंने चूंकि 30 दिसंबर से पहले मैंने इन तहाइफ को बेच दिया था तो मैंने इसलिए जो है इनको अपने ईसीपी के ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ये वो कहते हैं कि मैंने बेच दिया तो इसलिए उनको जो है वो नहीं, और इसी बात पे जो है वो ईसीपी ने जो है वो शिकायत दायर की है कि आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप अगर बेचते हैं या नहीं बेचते आपको जाहिर जो है वो करना है, एक एक पाई जो है उसमें जाहिर करना है। लेकिन ये अपनी नौयत का एक केस है कि इमरान खान पहले एक फ़र्द हैं जिस पर तोशाखाना का जो है वो केस और फौजदारी कार्रवाई का उनके खिलाफ लगे। और थोड़े से नाजरीन को ये भी बता दें कि सेक्शन 137 के तहत ये हुए, और अगर इनके से इमरान खान एक्यूज़ हो जाते हैं, उनके खिलाफ वर्डिक्ट ये चला जाता है तो मैक्सिमम जो है वो 3 साल की उनको पेनल्टी कैद है, ठीक है, और साथ में जुर्माना भी ऑब्वियसली होगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर इनके और वो डिस्क्वालीफाई भी होंगे ना, डिस्क्वालीफाई वो रेफरेंस ईसीपी का, ठीक है। लेकिन फौजदारी कार्रवाई है तो इसमें जेल होगी, 1 साल से कम की अगर होती है उनको सज़ा होती है तो फिर वो जेल में नहीं जाएंगे, वो जमानती में चल के वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक मुख्तसर सा केस है। खैर हम लोग जफ़र इकबाल की उसमें बात कर रहे थे कि जब महीने की डेट उन्होंने दी तो उसके बाद एक आउट ऑफ नोवेयर ड्यू टू सम रीजंस नोटिफिकेशन एक जारी होता है और जफ़र इकबाल की जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है और एक नए केस इस केस के लिए एक नए जज जो है वो तैनात कर दिए जाते हैं जिनका नाम हुमायूं दिलावर है। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए रुकिए, मुझे ये बताएं कि जफ़र इकबाल साहब खुद चाहते थे कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाए? देखें, चाहना ना चाहना ये तो जजेस की कभी स्टेटमेंट इस तरह से आती नहीं है। स्टेटमेंट नहीं, मेरी मालूमात ये है, मैं अब आपको अपनी मालूमात देता हूँ और मैं ये बात आपसे डिस्कस करता रहा हूँ, ठीक है। मेरी मालूमात ये है कि जफ़र इकबाल साहब शदीद दबाव में थे, ठीक है, और वो दबाव शायद दोनों तरफ का था। एक तरफ बहुत बड़ा लीडर, पॉपुलर लीडर, और दूसरी तरफ बड़ी पावरफुल
प्रोसिक्यूशन और पावरफुल प्रोसिक्यूशन का मतलब गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट के पीछे ज़ाहिर है पावरफुल लोग भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं वो भी है। तो मेरी मालूमात ये है कि ज़फ़र इकबाल साहब एट वन टाइम वो सरेंडर कर गए कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आपकी मालूमात क्या है? अच्छा, ये मालूमात आपकी ठीक है इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली जज की बॉडी लैंग्वेज भी हम लोग नोट करते रहते हैं क्या। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब ये हुई थी कि जब इमरान खान को बुलाया था, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई थी और इमरान खान नॉन बेलेबल वारंट उस पर जो है निकले तो वो कैंसिल आउट कराने के लिए पहुंचे थे। तो उस दिन जो हंगामा रही बाहर हुई थी वो सबके सामने थी, वो पूरी मीडिया में पूरी दुनिया में वो देखा है। लेकिन उस टाइम जो अंदर हालात थे कोर्ट रूम के, मैं उस टाइम अंदर था और जज साहब उसको हैंडल तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन जो प्रेशर और वो चीज़ जो हो रहा है, जो सिनेरियो जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का होगा, लेकिन जो हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, जो पत्थरों की आवाज़ें जो है कोर्ट रूम के अंदर आई थी, कोर्ट रूम के शीशे पे जो है वो आकर पत्थर लगा था और वो चीज़ें यहाँ थी उनके चेहरे पे। और उस दौरान एक फाइल भी गुम हो गई थी। फाइल भी गुम हो गई थी, तो वो एक अनसर्टन से किस्म की जो है वो सर्कमस्टांसेस हमें दिखाई दे रहे थे। अच्छा, लेकिन अब ज़फ़र इकबाल साहब ये बात मुझे मेरी मालूमात के मुताबिक है, ये बात मैं अपनी मालूमात के मुताबिक है और अगर कोई ये बात गलत कहे तो मैं उसकी वजाहत भी कर दूंगा। मेरी मालूमात के मुताबिक जो जज साहब हैं ज़फ़र इकबाल साहब, वो खुद रिफ्यूज़ कर गए कि जी मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। ठीक, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। अब आ गए हुमायूं दिलावर साहब। हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद दरखास्तें दी, ठीक है, कि ये जज साहब ठीक नहीं है ये, और एक उनमें दरखास्त ये थी कि ये तो डे टू डे केसेस करते हैं। हाँ। तो हुमायूं दिलावर साहब का ज़रा बैकग्राउंड बताए ना कि इनका बैकग्राउंड भी है ना कि ये तो पहले इससे विमेन बिल्कुल जेंडर बेस्ड जो केस होते हैं। अच्छा, ये बड़ा कमाल का सवाल है एजाज सईद, और इसको पीटीआई का एक बहुत एक तासुर है कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो 22 किस्म की जो है वो हेयरिंग्स कर रहे हैं और स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं, रोज़ बरोज़ जो है वो होता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड उसका मैंने सोचा कि ऑब्वियसली हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जी स्पीडी ट्रायल है तो क्या ये इसी केस के लिए कर रहे हैं या इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने जो है वो स्टैट्स मैंने उसके निकाले, जो इनकी पिछली ये कोर्ट थी जेंडर बेस्ड वायलेशन जो कोर्ट होती है उसमें थी, और उसमें रेप मर्डर के जो केसेस होते हैं अमूमन वो जो हैं वो देखे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, 1 साल का इनका टेन्योर था फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 13 अप्रैल 2023 तक ये इन्होंने इस कोर्ट को देखा और 1322 केसेस इन्होंने जो है वो सुने। अच्छा, इनकी ना जजेस के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इनको एक टारगेट दिया जाता है और उससे कम हो तो ऑब्वियसली इनकी रिपोर्ट भी होती है सब कुछ। तो उन पॉइंट्स में ज़मानत का पॉइंट होता है, इनके ट्रायल सुनने के पॉइंट्स होते हैं, इनका फैसले जारी करने के पॉइंट्स होते हैं। तो इनको जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे 1 साल के वो थे 1235, लेकिन इन्होंने अर्न किए 1717। अच्छा, दैट मीन्स कि 50% मोर इन्होंने अर्न किए हैं। तो दैट मीन्स कि जो भी ये केस सुन रहे थे दे वर स्पीडी। अच्छा, साथ में फिर आपको ये बता दूं कि जो ये जो पॉइंट्स हैं जजेस को ये फेडरल जुडिशल एकेडमी देती है जी बिल्कुल, ये ऊपर से इनके मॉनिटरिंग वगैरह एवरीथिंग हो रही होती है। लेकिन मैं यही बताऊं कि ये खाली सिर्फ जमानत के जैसा के केसेस नहीं थे, इसमें 114 केसेस ऐसे थे जो ट्रायल के थे, मर्डर के थे, रेप के थे, ठीक है। 114 जो है इन्होंने ट्रायल सुने उस 1 साल के टेन्योर में, उसमें से 7 जो है वो डेथ पेनल्टीज इन्होंने दी। हुमायूं दिलावर जो है ज़ाहिर है एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उनकी जो एज ए जज रिप्यूट है वो बड़ी पॉजिटिव रिप्यूट है, उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है। उनके जो साथी हैं बाज वो भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। ये एक तो होता है ना कि दोस्त तारीफ करें, नहीं उनकी कम्युनिटी के लोग। तो हुमायूं दिलावर को एक अच्छे जज के तौर पे जाना जाता है, बेहतरीन। और देखें इनका जो रिकॉर्ड है वो भी हमने कोशिश की निकालने की। तो देखें ये जब इन्होंने टेस्ट दिया था, इनके जुडिशल के टेस्ट होते हैं जब ये जजेस बनते हैं, तो ये केपी में 4थे नंबर पे आए थे। और जिस तरह का मैं आपको इनका जो कंडक्ट बताया था हेयरिंग का, देखिए मैंने अभी आज तक जितने भी ट्रायल कोर्ट में केसेस कवर किए हैं उसमें मैंने कभी किसी जज को जो है वो ओपन कोर्ट में फैसला लिखवाते नहीं मैंने देखा कि जी ये जो है वो आप जो है जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने ये दलाइल दिए हैं, जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने ये दलाइल दिए हैं और मैं ये ऑर्डर जो है वो ये लिखवा रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन जो भी समाअत होती है, तोशा खाना की जो भी अभी समाअत होती है, तो ओपन कोर्ट में ये जो अपना फैसला लिखवाते हैं और दोनों फरीकैन के जो है वो सामने लिखवाते हैं। तो दैट मीन्स कि इनका होमवर्क और जो भी इनका इंटेलिजेंस लेवल है
वो जो समझ है इनको उस केस की, वो आया है, वो सबके ये इस सामने है। बात का सबूत है ना कि एक जो जज है वो कोशिश कर रहा है कि एट द मैक्सिमम लेवल वो फेयर हो। फेयर हो, ठीक है? डेफिनेटली क्योंकि जो भी जिस तरीके से भी वो फैसला लिखा रहा है वो सबके सामने है। सबके ठीक है? सामने है, ठीक है। अच्छा आगे बताएं कि इन जज साहब का बैकग्राउंड तो हमारे पास आ गया। अब केस के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से आखिर पे 4 के करीब गवाह आए। एक रऊफ हसन साहब थे और 3 टैक्स के लोग टैक्स थे। रिटर्न ठीक के है, थे, yes. ये आखिर में बिल्कुल आके इमरान खान साहब ने आके उनको नॉमिनेट किया। ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा का नाम उन्होंने बयानात में तो लिया लेकिन उनको गवाह नहीं लिखाया। ठीक है, और उसके साथ ऊपर- में ये भी कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गवाह में उनको लाऊंगा, उन्होंने बयान ये दिया कि इनके अगर कोर्ट चाहती है तो उनको वो नोटिस जारी करके उनको जो है बुला सकती अगर है, कोर्ट चाहती है तो। अगर कोर्ट चाहती है तो। खैर वो कर भी सकते थे। और ये ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा वो है जो कि इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे और अभी हाजिर सर्विस मेजर जनरल। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त साहब की बात है। खैर जो बात ये गवाहान की आपने बात की, उसमें भी पीटीआई ये कहती है कि हमको जो है वो एक मौका नहीं दिया गया कि हमारे गवाहान का बयान जो है वो कलमबंद नहीं किया गया। उसकी जानिब से जो एक इलेक्शन कमीशन या जो फैसला जज ने लिखवाया था उसमें यह था कि ये जो केस है दैट इज़ अबाउट असासाजात, ठीक है, एसेट्स के बारे में एक केस है। इलेक्शन एक्ट के तहत ये जो है वो सेक्शन के तहत जो है ये दायर हुई है शिकायत इसकी। लेकिन जो इसमें गवाहान आए थे वो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से थे। ये जो केस है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नहीं दायर हुआ, ये इलेक्शन एक्ट के तहत दायर हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा एक लीगल टीम पे भी सवाल आता है पीटीआई की कि आप जो है वो होमवर्क क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि जब ये एसेट्स के हवाले से केस है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के जो है वो क्यों ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो लीगल टीम जो पीटीआई की है उसमें थोड़ी सी लूप होल्स जो है वो अच्छा हमें नजर अब आते मुझे हैं। ये बताएं कि इमरान खान साहब टोटल 5 दफ़ा आए हैं। आपको जो इमरान खान साहब जो इस केस में मुलजिम है ज़ाहिर है, उनका रवैया कैसा लगा? उनके वकला का के वो चाहते हैं कि वाकई को इंसाफ हो जाए या वो चाह रहे हैं कि नहीं डिले हो? क्या आपको देखें जो अपील और जो दरख्वास्तें आला अदलिया में पीटीआई के वकला की जानिब से दायर की गई उनसे तो यही चाहते हैं कि वो स्टे उन्हें मिल जाए, ठीक है, स्टे मिल जाए। और मैं एक आपको परसेप्शन भी बता दूं, कमो बेश कितनी दरखास्तें इन्होंने फाइल की? इन्होंने तकरीबन 8 दरख्वास्तें जो है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल की हैं और उनका जो है वो फैसला आना है और उसके बाद वो ऑब्वियसली वो तो चाहते हैं कि स्टे हो। लेकिन जो ये भी थोड़ा सा कैटेगोरिकली मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ थोड़ी सी नाजरीन को कि लोग समझ रहे हैं कि जब तक उनके जो दरख्वास्तें हैं जब तक उनका फ़ैसला नहीं आएगा तो ये जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के ये उसको फ़ैसला उससे पहले ही जो है वो करना चाहते हैं। देखें ऐसा नहीं है, जो ट्रायल कोर्ट है जब उनके खिलाफ अपील आए, ट्रायल कोर्ट पर जो है वो अपील दायर हो तो ट्रायल कोर्ट जो है सिर्फ फैसला महफूज कर सकती है, फैसला सुना नहीं सकती। हुमायूं दिलावर जो है वो ट्रायल चला सकते हैं, वो दलाइल हतमी दलाइल जो भी चल रहे हैं वो सुन सकते हैं, पीटीआई के पास जो है वो पूरा उनके पास इख्तियार है कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो फैसला जो है वो सुना नहीं सकते, वो रिजर्व कर सकते हैं, वो सुना नहीं सकते। और ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो कोर्ट में भी कही है ये वाली। ठीक है। अच्छा अब केस फैसले के बिल्कुल करीब है और मैं ये कहूँ कि फैसला 24 से 48 घंटों में सुना दिया जाएगा तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है। अब ये बताएं कि इमरान खान साहब को क्या कोई मौका मिल सकता है? देखिए मौका तो वो चाह रहे हैं और जो हमारी पीटीआई की जो लीगल टीम ऑब्वियसली उसमें सोर्सेज हैं तो उनसे बातचीत होती है तो उनको वो होपलेस हैं फ्रॉम सेशन कोर्ट, वो होपलेस हैं फ्रॉम हाई कोर्ट, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर बल्कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ भी उन्होंने जो है वो अदम एतमाद की दरख्वास्त जो है वो दायर की है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दायर की। तो दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली उनको यही है ना, उनको जो है वो एतमाद ही नहीं है। तो किस पर एतमाद है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी जितनी भी दरख्वास्तें हों और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ड्यू टू ऑब्वियस रीजन हमें पता है कि कुछ थोड़ा सा जो है उन्हें रिलीफ मिला है, चेयरमैन पीटीआई को भी रिलीफ मिला, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही कमाल की हैं और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी उनका एक पॉजिटिव जो है वो काफ़ी उनके अंदर से वाइब्स जो है वो निकलती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमें रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा। उन्होंने ये एडमिट कर लिया अंदर से कि उन्हें सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला। आप मुझे ये बताएं कोई ऐसी बात जो आप और कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हो, वो मुझे बताएं। मैं समझता हूँ, मैं आपको अपनी असेसमेंट देता हूँ। मेरी असेसमेंट ये है कि इस केस में, दिस इज माई प्योर असेसमेंट, ज़ाहिर है ना फैसला लिखा गया ना मैंने देखा, मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान साहब को इसमें सजा भी होगी, डिस्क्वालीफाई तो हो ही गए, पहले से हुए हैं, वो रेटिफाई होगा
और उनको कैद की सजा भी हो जाएगी। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को ट्रायल कोर्ट में कोई रिलीफ मिलेगा? मुझे देखें लगता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में कोई भी रिलीफ मिलेगा इमरान खान को। जैसे कि मैंने बताया कि 3 साल जो है वो मैक्सिमम कैद इसमें हो सकती है और साथ में जुर्माना भी है। नाअहली का ऑब्वियसली वो ECP करेगी, लेकिन ये चूँकि ये क्रिमिनल केस है, फौजदारी कार्रवाई इस पर हो रही है, तो 3 साल तक कैद हो सकती है। और एजाज़ी ये तो आप ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अभी क्यों जो है वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के शायद बनाए जा रहे हैं कि इमरान खान जो है वो कैद उनको हो, इलेक्शन जो है वो कुछ उनके अनाउंसमेंट हो, तो उसकी भी शायद थोड़ी सी जो है वो एक सिनेरियो जो है उस तरह का बिल्ड हो रहा है। तो शायद ये चीज़ अगर कैद होती भी है इमरान खान को तो बहुत ही ज़्यादा उनको एक बैकलैश के तौर भी आएगी, क्योंकि इंतखाबात का भी एक सिलसिला जो है वो आगे हमें दिखाई दे रहा है। तो शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको जो है वो हॉन्ट करे। तो मुझे ये लग रहा है कि सेशन कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं। अगर रिलीफ मिल सकता है, और ये PTI की लीगल टीम भी ये कन्फेस कर चुकी है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से ही जो है वो मिलेगा। अच्छा, एक सिनारियो आखिरी और फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा सुना दी इमरान खान साहब को, फ़र्ज़ करें, और फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब को कैद भी हो गई, डिस्क्वालीफाई तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो अगला स्टेप होगा उनकी लीगल टीम का, वो क्या होगा? वो फौरी तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे या क्या करेंगे? हाई कोर्ट तो वो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है जब भी उनके खिलाफ कोई भी किसी भी समात का, किसी भी समात में किसी भी दरख्वास्त का फैसला आता था, उनके अगेंस्ट ही अब तक आया है, तो वो फ़ौरन जाते थे हाई कोर्ट, अगले दिन ही जाते थे। ये तो उनको बनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं वो दरख्वास्तें दायर करने में हाई कोर्ट में। लेकिन वो एक अनलकीनेस उनकी रही है कि वो 2-3 हफ्ते जो है उनके अल्तवा के शिकार रही, दरख्वास्तें सुनी नहीं जाती थी, लेकिन अब आकर जो है वो सुनाई दी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के अगेंस्ट अगर वो आया फैसला, जो हमें लग रहा है कि आएगा ही, और वो जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अगर उनके खिलाफ नहीं आता तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। और ये बात उन्होंने लिखी अपने टाइमलाइन पे, उन्होंने ऑब्वियसली प्लान की है। अच्छा, वकीलों के बारे में सवाल बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका एक ही वकील था, अमजद परवेज, जो शुरू से लेकर जिसे कहते हैं सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे खेलता हुआ आया, या फास्ट बॉलर के तौर पे क्रिकेट की टर्म में खेलता हुआ अटैक बॉलर की तौर पर। PTI ने कितने वकील बदले और क्या वजह बनी? अच्छा, PTI कौन था बहुत इंटरेस्टिंग है कि PTI के अब तक जो है वो मेरे ख्याल से दर्जन वकील तो होंगे, और ऐसे ऐसे वकील भी हैं जो सिर्फ आकर स्टेटमेंट देते हैं कि जी ख्वाजा हारिस साहब अभी सुप्रीम कोर्ट हैं और गौर अली खान साहब अभी हाई कोर्ट हैं। इस तरह के वकील भी उन्होंने किए हैं जो पहले इतने दलाइल देने में जो है वो इतने ज़्यादा माहिर नहीं है। जो फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं वो सिर्फ 2 वकील हैं, दैट इज़ बैरिस्टर गौर अली और ख्वाजा हारिस, यही 2 खेल। क्या ये वकील शुरू से थे? ये शुरू में कुछ और वकील थे और वो तब्दील हो गए और फिर ये आए, और वो क्यों तब्दील हुए, कौन थे वो? देखिए, ख्वाजा हारिस जो है वो तो फ्रंट लाइन पे हैं। शुरू पे हमने देखा था कि बाबर रवान साहब आते थे, लेकिन बात जो है वो तब दलाइल की तरफ नहीं थी, ना जरा की तरफ थी, ना गवाहान, जो एक हतमी मरहले में जिसे हम कहते हैं ना कि ट्रायल एंटर हो गया, उसमें नहीं थी। तो तब किसी भी वकील का होना ये ज़्यादा तब मैटर नहीं करता था। अब कौन वकील है नहीं, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। समझे बाबर रवान साहब को क्यों उन्होंने? देखिए, हो सकता है अगर बाबर रवान साहब की थोड़ी सी अगर देखें हिस्ट्री देखें तो वो मर्डर केसेस ज़्यादा करते हैं, उनके अपने भी जो प्राइवेट केसेस वो भी 302 के केसेस काफ़ी होते हैं। तो ख्वाजा हारिस के हमने ये हिस्ट्री भी देखी है कि वो थोड़े से इस तरह के केसेस काफ़ी अच्छे जो वो कर लेते हैं, और बेहतर है ख्वाजा हारिस में कोई। ख्वाजा हारिस कभी ट्रायल कोर्ट में आमतौर पे नहीं आते होते थे, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि अपनी रवायत उनकी है उससे हटे हैं। लेकिन उनकी एक बात है कि ख्वाजा हारिस साहब की जो दलाइल होते हैं या उनके जो एक कंडक्ट होता है वो तासुर एक ये देता है कि वो डिले टैक्टिक्स जो है वो कर रहे हैं, और ये कई बार अमजद परवेज साहब ने भी अपने दलाइल में बोला है, और फैसले में भी इवन के लिखा गया है कि ऐसा तासुर आता है कि डिले टैक्टिक्स जो है वो खेले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिले टैक्टिक्स क्यों खेले जा रहे हैं वो हमें पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद रिलीफ हमें मिल जाए, या हमें सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ मिल जाए। तो ये ख्वाजा हारिस की मुझे थोड़ी सी एक प्लस पॉइंट लगता है कि वो डिले टैक्टिक्स के जो है वो काफ़ी माहिर हमें जो है दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़, आपको आपकी कैरियर में बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, और आप बड़े ब्रिलियंट रिपोर्टर हैं, आपको खुदा और कामयाबियाँ दे। अरफा फिरोज़ की गुफ्तगू आपने सुनी, मकसद ये था आपको बताएं कि ये तोशाखाना केस क्या है, इसके किरदार कौन कौन से हैं, और इस केस में जजेस कौन कौन से थे, वकला कौन कौन से थे, और जो फ़ैसला है उसके बारे में हम आपको पहले से अपनी असेसमेंट दे चुके हैं। देखते हैं कि अब फैसला क्या आएगा। अगले 24 से 48 घंटों में ये सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। मुझे और अरफा फिरोज़ खान को इजाज़त दीजिए।